Okay, hello everyone. This is the DBP discussion class of atomic structure. यहाँ सेकेंड नंबर की DBP जो कि हमारी बोहर मॉडल पे बेस्ड थी उसको हम डिस्कस करेंगे. आई एम स्विचिंग ऑन द स्क्रीन शेयर. आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा. सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. बताइए भाई, स्क्रीन आपको दिखना स्टार्ट होगा? स्क्रीन दिखना स्टार्ट होगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो रहा है. काफी सारे लोगों के डाउट्स है. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के अगर कोई डाउट है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक एनी डाउट, एनीवन? प्लीज. नो सर. नो सर. चलिए भाई, जिसको होगा वो बताएगा, जिसको नहीं है सेकंड वन बता दिए. सेकंड वाला. चलिए चलिए सर, क्या क्वेश्चन पढ़िए अश्विनी. On the basis of Bohr model, the radius of third orbit is. चलिए सर, अश्विनी रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? अश्विनी बताइए. सर डायमीटर का हाफ होता है. नहीं अरे यार डायमीटर का तो हाफ होता है सर, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं बोहर रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है सर? सर 0.529 ब्रैकेट में n स्क्वायर अपॉन z वो फिर एंगस्ट्रॉम. हाँ, इसीलिए 0.529 को R0 भी बोलते हैं, क्योंकि अगर पहला रेडियस यही होगा, हाइड्रोजन के लिए पहला रेडियस यही होगा, n की वैल्यू सर 1 होगी, z की वैल्यू भी 1 होगी, तो इसलिए सर इसको R0 बोल देते हैं. R0 n स्क्वायर अपॉन z. ये जनरल फॉर्मूला है. अब सर तीसरे ऑर्बिट के लिए जब थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अश्विनी, तो वहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस सर 3 हो जाएगी. 3 हो जाएगी ना. तो 3 का स्क्वायर कितना होगा अश्विनी? 9. हाँ, तो 9. अब जो भी z हो वो z ही रहेगा. तो अब ये तो सर अगर जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट लेते तो n की वैल्यू 1 हो जाती, तो उसके लिए फिर R1 क्या होता? R0 और बस 1 अपॉन z. तो हम देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट जो है वो 9 गुना ज्यादा है, 9 गुना बड़ा है एज कंपेयर टू आपके फर्स्ट ऑर्बिट की. ये बात समझ में आई? यस सर. और बताइए 1 to 5 किसी भी बच्चे को डाउट हो, देखिए दूसरों के उसमें मत रहिए कि दूसरा कोई नहीं पूछ रहा, दूसरे ने बोल दिया नो सर नो सर, तो अब मैं क्यों पूछूं, मैं कैसे पूछूं, जो है वो क्या कहते हैं, मुझे एम्बैरेसमेंट होगा. दूसरों के चक्करों में मत पड़िए, दिखावे में मत पड़िए. जो आपको नहीं आ रहा हो पूछिए बिल्कुल फ्रैंकली. ये नहीं कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसमें मत पड़िए. चलिए, कुछ बोल ही नहीं रहा. सो लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट हो बताइए प्लीज. सर क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 पूछा गया है सर 7 and 8. 8 पूछा गया है. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ भाई अनुश्री पढ़िए. An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4. The change in potential energy will be. चलिए, वेरी गुड. ठीक, अब देखिए ये कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी x से x by 4 हो गई है. अब बहुत चालाकी से अगर हम देखें, बहुत चालाकी से अगर मैं देखूं, अब ये सब टेस्ट में पूछा भी जाएगा. काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं. kZe स्क्वायर अपॉन 2r, ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का. आप देखिए. यस सर. आप अपनी कॉपी में देखिए. मैंने जानबूझ के ऐसा यूज किया, बड़ी चालाकी से ये फॉर्मूला हमने यूज किया. kZe स्क्वायर अपॉन 2r, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. आप देखिए. यस सर. Yes sir. अब ये देखिए, मैं इसको जरा इधर प्रॉपर वे में इसको रिस्पेक्ट दे कर लेते हैं. सवाल को इधर ले जा रहा हूँ कॉपी में.
ये देखिए, अब ये क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी का आप ठीक से लिख सकते हैं, स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा kZe²/2r। तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पढ़ के बताया कि भाई x से x/4 हो गई, x से x/4 हो गई, तो वो किस स्थिति में हो सकती है? वो तब हो सकती है कि जब रेडियस पहले, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर पहले r0 था तो अब नया वाला रेडियस क्या हो जाएगा? अगर पहले, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर पहले रेडियस r0 था तो अब नया रेडियस 4 गुना हो गया होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना कम हो गई होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये रेडियस जो पहले r0 था अब ये 4r0 हो गया होगा। या फिर आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं और सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं। मैं kZe²/r काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं इसी को क्या मान ले रहा हूं? x, इसको मैं मान ले रहा हूं x, और अब x/4 ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, और सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी 2, ये है kZe, क्योंकि r1 के समय की है, बाकी सारी चीजें तो फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये क्या हो जाए? kZe²/2 टाइम्स इनटू r2, एक नया रेडियस, वो किसके बराबर हो गया? x/4। ये लिख सकता हूं या नहीं, बताइए? Yes, sir. भाई पहले sir. जब रेडियस r1 था तो काइनेटिक एनर्जी x थी। अब जब रेडियस r2 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी x/4 हो गई। ये लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ भाई दीपाली बताइए। Yes, sir. चलिए ठीक, अब अगर ये लिख सकते हैं तो मैम इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई x/4। तो वो बाई 4 वाला वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या बचा रह जाएगा? 4। और ये फिर इधर, ये तो हमने ये x और x/4 को डिवाइड किया, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा r1 इधर आ जाएगा और r2 ऊपर आ जाएगा। यानी अब बहुत ध्यान से देखिए, क्या पता चला? r2 अपॉन r1 ये किसके बराबर है? 4 के। यानी सेकंड वाला रेडियस जो है वो 4 गुना बड़ा है पहले वाले रेडियस से। सेकंड वाला रेडियस 4 गुना बड़ा है पहले वाले रेडियस से। ठीक, अच्छा ये सारी बातें तो एक चीज हटके हैं, मैं एक बहुत दूसरी चीज पूछना चाहूंगा। चलो ये रेडियस r1 r2 का रेशियो हमको निकल के आ गया कि r2/r1 4 टाइम्स। मैं तो आपसे एक बहुत नॉर्मल चीज पूछना चाहूंगा कि जब काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रैयान ये बताइए, अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? x/2। बिल्कुल गलत आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। -2x. -2x इज द राइट आंसर, बिल्कुल गलत आंसर। रैयान क्या होगा टेस्ट में, क्या होगा? सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया था। हाँ यही कंफ्यूजन बस टेस्ट में भी हो जाएगा, नो सर, वहाँ नहीं होगा। टेस्ट में भी हो जाएगा। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंट है ना, अभी प्रैक्टिस तो ज्यादा करी नहीं, यही टेस्ट में भी होगा। काइनेटिक एनर्जी x है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी -2x। ये कैसे लिख दिया रैयान, जरा समझाइए। सर लिखवाया था सर आपने लास्ट टाइम की, टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है और वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की दुगनी होती है विद अ माइनस साइन, ये भी कह सकते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, जैसे अगर मैं आपसे वैल्यू से मैं पूछ लूं, मैं ऐसे समझाने के लिए फिर से पूछ रहा हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, आप बताइएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फिर -6 जूल्स। -6 जूल। तो अब ध्यान में रहेगा? यस सर। चलिए, तो अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी -2x है। सेकंड केस में अगर काइनेटिक एनर्जी x/4 हो गई तो अब बताइए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -2x/4। हाँ, -2 इंटू x/4 जो कि कितना हो जाएगा? -x/2। -x/2। भाई इतना ही तो हो जाएगा। EP2 Yes, ये है sir. EP1। तो अब बताइए चेंज कितना आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में? EP2
माइनस EP1, चेंज इतना आ जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, -x/2 माइनस ऑफ -2x, ये कितना हो जाएगा, -x/2 प्लस 2x, तो फिर ये कितना हो जाएगा, आप खुद देख लिए, 1.5x या 3x/2। 3x/2। बताइए भाई, बात समझ में आई या नहीं? यही पूछा था हमसे सवाल। सर यही यहाँ पर पूछा। वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, उससे भी कर सकते थे। सर मैं पता नहीं, उससे आंसर डिफरेंट आ रहा था, उससे 3x/4 आ रहा था। देखिए, जो है वो पूछा गया है चेंज। अब किसमें चेंज पूछा गया है, बताइए, चेंज किसमें पूछा गया है? पोटेंशियल एनर्जी में। आप चेंज पोटेंशियल में निकाल लिए या टोटल में निकाल लिए? नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज निकाला था। ठीक है, पोटेंशियल में ही निकाला था, तो आप कौन से मेथड से कर रही हैं, बताइए जरा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो अब इससे तो मैम ये वाली जो एनर्जी जो दे रखी है x से x/4, वो तो मैम काइनेटिक दे रखी है। तो अभी इससे आगे आप चलिए, अब आप क्या क्या प्रोसीड करने को, कैसे प्रोसीड करेंगे, बताइए। सब पहले एक इक्वेशन बनाएंगे दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू x प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है, TE1। मतलब टोटल एनर्जी, अच्छा, वहां तो टोटल भी नहीं पता ना मैम आपको। तो सर जब दो इक्वेशंस बनके सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो टोटल एनर्जी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सेम नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, तो क्या टोटल एनर्जी कोई कांस्टेंट थोड़ी रहेगी जो एलिमिनेट हो जाएगी? तो आपको फिर ये लिखना होगा T1 इज इक्वल टू KE प्लस P1 और T2 इज इक्वल टू KE प्लस P2। टोटल एनर्जी जब एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, तो टोटल एनर्जी भी तो बदलेगी। ओके सर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी रहेगी कोई। आ गया सर समझ में। जी बताइए। सर जी इसमें ऐसे बोलिए। भी तो कर सकते थे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मतलब x से x/4 कन्वर्ट हो रही है, तो जो चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में वो हो जाएगा 3x/4। ठीक और है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के, तो सर 2 हाँ, तो टाइम्स उसका जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका चेंज भी दुगना होगा, तो यस सर, वो उससे जो है और 2 जल्दी से जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे विद अ माइनस साइन, यस सर। तो उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी इसमें माइनस में आएगा, -3x/4 होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी +3x/2 आएगा। हाँ, देखिए, जो है वो वही वाली चीज है कि हम जब चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यस सर, वो फिर -3x/4। पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। एक ही चीज को करने में कई सारे मेथोडोलॉजी हैं। बताइए भाई, आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया तो? यस सर। Yes, sir. अब सारे बच्चों को जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिला है, अगर समझ में आया तभी बताइए, वरना लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। बताइए प्लीज। सर हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो यहाँ पर नहीं काम करेगा इसका मतलब। मैम देखिए, टोटल एनर्जी यहाँ तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे तो नए नए शेल में जा रहा है ना, तो टोटल वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी रहती है। यहाँ तो हाँ आप सर एक ठीक शेल है, से हाँ निकाल के दूसरे शेल में ले जा रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, बताइए। हाँ सर ठीक है, मतलब सर एक एक शेल की रहेगी, वैसे नहीं। अच्छा आ गया सर समझ में। हाँ, उस शेल में कांस्टेंट रहेगी, बट यहाँ तो डिफरेंट शेल में ले जा रहे हैं। चलिए, ओके सर बड़ा, ठीक। अब ये देखिए, बड़ा फिर से वही वाला क्वेश्चन उसी टाइप से। ठीक, क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन क्या है, जरा आइए हम पढ़ते हैं इसको। भौमिक पढ़िए। The potential energy of an electron in the hydrogen atom is -6.8 electron volt. Indicate in which excited state the electron is present. चलिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि पोटेंशियल एनर्जी आपके -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई टोटल एनर्जी का अगर ईवी वाला फॉर्मूला क्या होता है, भौमिक बताइए। Sir, -3.6 (Z/n whole square electron volt).
हाँ 3.6 या 13.6? 13.6 सॉरी। हाँ यही होगा टेस्ट में गड़बड़। 3.6 या 13.6? 13.6। 13.6। चलिए सर ये तो टोटल एनर्जी हो गई। अब अगर टोटल पता है तो सर अब आप मुझको बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा अगर टोटल का ये फॉर्मूला है सर जी। बताइए भामिक, सोचिए 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 सोचिए। अगर टोटल ये है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर इसमें यही 2 होगी। का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई देखिए यही सारी तो जो चीजें हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिकल टोटल एनर्जी कैसे निकल कर आ रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये सब अगर भूल जाएंगे सर तो ये हम वो बातें कर रहे हैं जो सब आपको बताई हुई हैं। और अगर ये सारी बातें अगर ध्यान में नहीं है तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि गड़बड़ हो जाएगी टेस्ट में। टेस्ट में गड़बड़ हो जाने वाली, क्योंकि इन्हीं सब प्रेमाइस पे तो हमारा टेस्ट बेस रहने वाला है। इन्हीं सब प्रेमाइस पे तो हमारा टेस्ट बेस रहने वाला है। इन्हीं सब के बारे में तो हम बात करने वाले हैं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, वो सब दुगनी रहती है, कहाँ हाफ रहती है, इन्हीं सब बातों पे तो चलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। अब बताइए उस चीज को आप आंसर करने में इतना टाइम ले रहे हैं। अगर टोटल इतनी है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -20, इसकी दुगनी और विद माइनस साइन, -27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं आपसे पूछता काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक कितनी होगी, तो क्या आंसर देते? +13.6। ताकि जब आप इलेक्ट्रिकल और काइनेटिक को जोड़ते तो किसके बराबर आ जाता? टोटल एनर्जी को। हाँ विद माइनस साइन टोटल आ जाता। कुछ बात समझ में आई? यस सर। चलिए तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग से अब आपको मिल चुका है। तो सर अब अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया है तो सर हाइड्रोजन एटम तो उन्होंने खुद कहा हुआ है कि भैया एटम हाइड्रोजन, एटम हाइड्रोजन, ठीक, एटम हाइड्रोजन खुद बोला हुआ। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रो, तो हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या हो गई बताइए? 1। हाँ भाई भौमिक बताइए, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या हो 1। गई? ठीक, तो अब ये 1/n², अब वो ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है? -6.8, -6.8। तो अब अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, n² किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। यानी फिर n किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि उन्होंने शेल नंबर थोड़ी पूछा, एक्साइटेड स्टेट पूछा। तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में था वो हमें बताइए? फर्स्ट। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक, थ्योरी के रिवीजन की जरूरत है, बेसिक्स को कवर करने की और जरूरत है, फंडामेंटल्स पे काम करने की जरूरत है। ओके सर। चलिए हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्या है बताइए? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई कार्तिक पढ़िए। What is the potential energy of an electron present in n shell of the beryllium ion? हाँ बेरिलियम +3 आयन। तो सर ये n शेल का मतलब क्या? आप बताइए पहला शेल कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? हम क्या नाम देते हैं? K. दूसरे वाले को सर जी क्या नाम देते हैं? L.
तीसरे वाले को क्या नाम देते हैं? M चौथे वाले को क्या नाम देते हैं? N तो यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? N4 n इज इक्वल टू 4। कुछ बात समझ में आई या नहीं? yes sir ठीक, तो यानी ये KLMN वो कैपिटल N लिखा हुआ था, तो ये n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे थे। तो अब अगर ये n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे थे, अगर ये n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल, और उसमें भी देखिए इन्होंने क्या पूछी है? potential energy पोटेंशियल। अब केवल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? सर ठीक है हो जाएगा बात समझ में आई? yes sir n की वैल्यू 4 रख दीजिएगा। अच्छा सर, बेरिलियम रखा है तो z की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 वेरी गुड। तो उसका भी 4 का स्क्वायर, उसका भी 4 का स्क्वायर, वो तो खत्म। तो यानी एनर्जी कितनी हो जाएगी सर जी? -27.2 जी, बात समझ में आई सर? yes sir आ गई चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए, 7th 8th हो गए, फिर और कौन सा बताना है? 7th हो गए, 8th हो गए, अभी और कौन सा? 10th भी बोला हुआ था लोगों ने, बताइए प्लीज। बताइए 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 बताइए। इधर क्वेश्चन मार्क जो थे उन्हीं में ही चल रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने। तो 7th 8th हो गया, और कौन सा? फिर अब चलिए 9 से लेके 15 तक बताइए जो भी डाउट्स है। या दिख रहे होंगे 9 से लेके 15 तक। सर 15 So चलिए 14. चलिए 15 हो गया, 14 हो गया, और बताइए। और बताइए 10th 11th 12th 13th ये सब बताइए। चलिए भाई, 14 क्वेश्चन पूछा गया है। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। कुणाल पढ़िए 14 क्वेश्चन। Excuse me, sir. जी मैम बताइए। Sir, actually शायद 14 क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है। चलिए मैम, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, इसीलिए शायद हो सकता है लोगों ने पूछा हो, तो अभी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। पढ़िए 14 पढ़िए। Which Bohr's orbit of barium 3 plus has the same orbit radius as that of the ground state of hydrogen atom? चलिए सर, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हाइड्रोजन अगर रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है R0 या 0.529 n n स्क्वायर बाई z। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो z की वैल्यू तो 1 है, yes sir और ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इक्वल टू 1 में रह रहा है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 यानी वो यही हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 0.52 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके बेरिलियम +3 के लिए आपके कौन से केस में ऐसा बैठेगा कि उसका भी रेडियस, कौन से ऑर्बिट का रेडियस 0.529 ही आए निकल के बेरिलियम के लिए। तो आइए भाई देखते हैं। अब बेरिलियम के लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो ये होता है, हमारा फॉर्मूला रेडियस का फॉर्मूला तो ये होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z। तो हमारे केस में n की वैल्यू और फिर z की वैल्यू, तो अब z तो हमको मालूम है कि z की वैल्यू 4 है। तो अब यार ऐसा क्या n लेकर आएंगे उसका स्क्वायर भी 4 हो जाए, तो n क्या लेकर आना पड़ेगा बताइए? 2. 2 लेकर आना पड़ेगा, ताकि 2 का स्क्वायर क्या बैठ जाए? 4 बैठ जाए।
तो यानी कि अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा बोहर ऑर्बिट का सेम रेडियस आएगा, तो आंसर होगा कि जब यार n की वैल्यू 2 होगी ना, तो फिर उसका जो है वो क्या कहते हैं कि ये सेम आंसर आएगा। सर ठीक है आंसर। सर वो सॉरी दूसरे क्वेश्चन में था, वो इसमें नहीं। चलिए ठीक है, तो इसका अब बताइए समझ में आया 14th वाला जिन भी बच्चों ने पूछा था? Yes, sir. चलिए समझ में आया? Yes, sir. चलिए चलिए 15 देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं। 15 देख लेते हैं। क्या है भाई 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। तारिक मिर्जा पढ़िए। Select the incorrect graph for velocity of electron in an orbit versus z, comma 1 upon n and n. हाँ ठीक, तो सर इन्हें गलत बात पूछी है इन्होंने, इनकरेक्ट पूछी है, इनकरेक्ट करेक्ट बात नहीं पूछी है, करेक्ट बात नहीं पूछी है, इनकरेक्ट बात पूछी है, इनकरेक्ट बात पूछी है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट बात। चलिए भाई देख लेते हैं यार, इनकरेक्ट बात है तो अब वेलोसिटी का सबसे पहले पता होना चाहिए हमको कि यार वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताइए भाई बताइए। 2.18 into 10 to the power 6 Z by n meter per वेरी second. गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। टेस्ट में इन सबकी जरूरत पड़ेगी। 2.18 into 10 की पावर 6 Z by n मीटर पर सेकंड। तो अब इन्होंने ये फॉर्मूला भाई बता दिया लोगों ने मुझे, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इन्होंने अलग अलग ग्राफ बनवाए हुए हैं भाई। पहला ग्राफ बनवाया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस n, ठीक। दूसरा ग्राफ बनवाया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस 1/n। तीसरा बनवाया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस z। चौथा बनवाया फिर से वेलोसिटी वर्सेस n। अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए ये बात करें, देखिए अब जब वेलोसिटी वर्सेस n बनाया है तो इन्होंने z कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी ये ग्राफ फिर ऐसे बना हुआ है कि ये वाली चीज y है, बाकी सब कांस्टेंट है, ये वाली चीज x है। अब ये एक y है, ये कांस्टेंट है, ये x है, यानी xy बराबर कांस्टेंट। अब इधर y हो इधर x हो, नेचुरल सी बात है जब x बढ़ेगा तो y छोटा होता चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ेंगे, बनेगा। तो ये वाला ग्राफ तो क्या है फिर? करेक्ट करेक्ट है। फिर दूसरा इन्होंने ग्राफ बनाया है कि 1/n को y मान लो, तो वो वाला वो क्या हो जाएगा, देखिए v इज इक्वल टू सेकेंड वाले केस में 2.18 into 10 की पावर 6 into z into 1/n। यहाँ पर क्या होगा कि ये 1/n तो क्या हो गया x और वेलोसिटी क्या हो गई y। तो ये तो भैया हमारी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। इसका ग्राफ ये ऐसे करके यूं करके आएगा, तो ये वाला ग्राफ भी क्या है? करेक्ट। तीसरे केस में इन्होंने z को मान लिया है कि उसको x मान लेना, z बढ़ेगा v बढ़ेगा, तो ये वाला भी करेक्ट। यानी इनकरेक्ट कौन सा है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? D. तो 15th हो गया भाई, और अब 16th में कोई है प्रॉब्लम?
सर 16 16 बता दीजिए। चलिए पढ़िए भाई, पढ़िए आफिया, पढ़िए। What is the frequency of revolution of electron present in second Bohr's orbit of hydrogen atom? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, बड़ा बहुत ध्यान से देखना है मैम कि इन्होंने आंसर जो दे रखा है उसकी यूनिट क्या है। Second inverse. हाँ, पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी ना रिवॉल्यूशन की, वो 1/टाइम पीरियड होगी। कौन सा टाइम पीरियड? चक्कर काटने का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैम, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Speed. तो अब वो मैम यहाँ डिस्टेंस कौन सा है? 2 pi r 2 पाई आर, और यहाँ स्पीड कौन सी है? velocity. वेलोसिटी। तो अब ये देखिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, अभी आपने खुद ही बताया 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, और 2 पाई आर की जगह 2 इंटू पाई, आर की जगह लिख दीजिएगा 0.529 n²/z। तो अब क्योंकि सेकंड बोहर ऑर्बिट है, हाइड्रोजन है, तो z की वैल्यू तो 1 लेनी है, और क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 लेनी है। तो अब जब वैल्यूज प्लग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में निकल कर आएगी। हाँ, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कि ये नैनोमीटर में है, वो मीटर पर सेकंड में है, तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसा ही किया था आपने, बताइए मैं कैलकुलेशन करूं या एक बार आप कर रहेंगी खुद से? नहीं सर, हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? ट्राई आंसर लेकर आएंगी? यस सर। चलिए ठीक, वेरी गुड। चलिए भाई, ये इधर वाले सवाल हो गए। अब ये हमको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, जो भी डाउट्स हो आपको दिख रहे होंगे, बताइए। So question 18. See 18. 18 सर 18। See चलिए 18. बहुत अच्छी बात है, और बताइए। सर क्वेश्चन 20 में सेपरेशन एनर्जी लिखा है, उसका क्या मतलब है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक, डिफरेंस इन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी यानी डिफरेंस इन एनर्जी। ओके सर। चलिए, अभी तक लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, और क्वेश्चन 20 भी बताना है। यस सर। चलिए 20 भी बताना है, और बताइए। चलिए भाई 18 देखते हैं। अब देखिए, number of waves produced by electron in one complete revolution in nth orbit, ये अभी पढ़ाया नहीं है। पढ़ाया इन सेंस कि अभी जो हम कल आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, बोर्स क्वांटाइजेशन कहाँ से आया है, तो जो है वो क्या कहते हैं कि अपने आप ये वाली चीज समझ में आई। अभी ये पढ़ाया नहीं है, अगर ये नहीं हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक, 20th सेपरेशन एनर्जी यानी एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट एक्साइटेड। अब बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी आपकी? आपने पूछा है, बताइए। 2। अब मैम बेरिलियम +3 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी? Z², Z की वैल्यू 4 होगी, Z²/n², ये कितना हो जाएगा बताइए? -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस सर।
और ये तो मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि E2 हो गया, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि वहां तो n की वैल्यू तो 1 होगी, तो ग्राउंड स्टेट में ये होगी एनर्जी। Yes, sir. अब इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 4, और वो माइनस माइनस हो जाएगा +13.6 इंटू 16। 13.6 अगर हम कॉमन भी ले लें तो 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना होगा बताइए? 12. 12। तो अब ये कैलकुलेट कीजिए जरा। वन 163.2। Yes, sir. अब ये सेपरेशन सर एनर्जी, इसे सर इन्फिनिटी लेके आना है ना हमें। ये सर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है ना सर इधर। सर आयोनाइजेशन 54.5 हो जाएगा आंसर। यस सर डी। हो जाएगा। डी आएगा। ये जीरो और इनके बीच में डिफरेंस है, वो है आयनाइजेशन एनर्जी है कि 30, जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था तो उसकी एनर्जी इतनी थी, और जब हम उसे निकाल के ले गए, सेपरेशन एनर्जी, लाइक आई वाज इन्फरिंग इट रॉन्गली, सेपरेशन एनर्जी का मतलब है उसको निकाल के ले जाना। तो निकाल के मतलब जब वो जीरो हो जाएगी तो अभी उसकी एनर्जी है -54.4 अप्रोक्सीमेटली, जब निकाल के ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, जब जीरो हो जाएगी तो भाई हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो निकाल ले जाएंगे। ये सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है बताइए आप? क्या Ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? बात Yes, sir. समझ में आई या नहीं? सर जी 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 बोलिए। सर इधर 22 क्वेश्चन में सर इधर जो बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था वही तो बताना है ना। नहीं 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 सर, वो डिस्क्रेडिटेड नहीं है, डिस्क्रेडिटेड नहीं है। देखिए दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है, प्लीज। डिस्क्रीटेड अलग है और डिस्क्रेडिटेड अलग है। डिस्क्रीट का मतलब है क्वांटाइज्ड, इंडिविजुअल, और डिस्क्रेडिट का मतलब यह है कि जिसको क्रेडिट नहीं मिला, जिसको क्रेडिट नहीं मिला। तो अब आप ये बताइए कि सवाल में कौन सा वर्ड है? डिस्क्रीटेड। बताइए कौन सा वर्ड है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला सर। सब कुछ समझ में आया सर? यस सर। अब बताइए सर, कौन सी चीज डिस्क्रीटेड है, यानी कौन सी चीज क्वांटाइज्ड है? MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई n, अलग अलग तो डिस्क्रीट हो गया ना? बताइए बात समझ में आई? यस सर। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब 23 तक आई गेस हुआ था, 24 से लेके 28 तक जो डाउट्स हो बताइए। 27. 27 और बताइए। 28 और बताइए। 27 और 28 ये दो तो हो गए, और बताइए।
आइए देखते हैं. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय दिस. चलिए, द ग्राफ ऑफ E वर्सेस Z स्क्वायर कीपिंग n कांस्टेंट. अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो हमने पढ़ाया भी था, जो बताया भी था, तो वो ये था. आप खुद बताइए कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के. ये इस बात से आप पहले अग्री करते हैं या नहीं? Yes, Yes, sir. 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 ये चीज तो बताई हुई है. Yes, sir. यस सर. क्योंकि अगर n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, और z बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी. इस बात से एग्री करते हैं? Yes, sir. यस सर. अब अगर इस बात से एग्री करते हैं तो आप मुझको ये बताइए कि भाई इसका फिजिकल मीनिंग क्या है. इसका फिजिकल मीनिंग यही तो है ना कि z अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी. बताइए. Yes, sir. यस सर. तो अब ये बताइए कि यहाँ पर z बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है. इंक्रीज. बढ़ रही है. तो फिर इसको तो मैं रिजेक्ट करता हूँ. इसको तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस. इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. सेकंड वाले केस में z बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है, ठीक, z बढ़ रहा है. z बढ़ रहा है. तो अब ये यहाँ पर एनर्जी, अब आप बताइए कि इन्होंने तो ये ग्राफ ही ऐसा ले लिया है क्योंकि ये इस टाइप से, मान लीजिए इस टाइप से ग्राफ है, तो z अगर बड़ा हो रहा है तो अब देखिए ये एनर्जी को निगेटिव में बढ़ा रहे हैं. और वो तो जो है वो क्या कहते हैं कि निगेटिव में तो बढ़ सकती है, क्योंकि y एक्सिस निगेटिव में जाएगा. निगेटिव में तो इंक्रीज हो ही सकती है ना z के बढ़ने पे. आप बताइए. अगर क्योंकि मतलब हम ये बोल रहे हैं, आप जैसे आप एक्चुअल वैल्यूज लेके देख लीजिए, घबराइए नहीं, एक्चुअल वैल्यूज लेके देख लीजिए कि उन्होंने कौन सी बात कही है और हमें किस बात पे ऑब्जेक्शन है, किस बात पे एक्सेप्टेंस है. मान लीजिए z 1 रहा है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए. n को कांस्टेंट मानना है, 1 मान ले, E1 इतनी हो जाएगी, E2 कितनी हो जाएगी. अगर z की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो अब ये देखिए कितनी हो जाएगी -54.4. तो निगेटिव में बढ़ेगी. तो z अगर इधर बड़ा हो रहा है तो एनर्जी निगेटिव में और बढ़ सकती है. ये निगेटिव में जा रही है एनर्जी. कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस. अरे भाई बताइए प्लीज, ऐसे चुप मत रहिए. निगेटिव में तो बढ़ ही सकती है या नहीं? यस सर. पॉजिटिव में नहीं बढ़नी थी, हम तो, मगर निगेटिव में तो बढ़ सकती है. वो हो तो छोटी ही रही है एक तरीके से. Yes, sir. बताइए समझ में आया या नहीं Yes, आया? sir. अभी भी नहीं आया समझ में? यस सर. फ्रैंकली बोलिए. सर हाँ बोलिए. सर z का पावर 2 है तो सर स्ट्रेट लाइन कैसे होगा ग्राफ? देखिए z, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि z की पावर 2 है तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा. सर वो ग्राफ ही किसके लिए बनवा रहे हैं? z स्क्वायर, यानी पूरा z स्क्वायर x है और पूरा e y है. तो अब स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं? यस सर. वो Yes, sir. y वर्सेस x स्क्वायर का ग्राफ थोड़ी बनवा रहे हैं. वो ग्राफ किसका बनवा रहे हैं? y वर्सेस x. पूरे z स्क्वायर को x मान लिया है ना. कोई y वर्सेस z का ग्राफ थोड़ी बनवाया है. यस सर. बात आई समझ में या नहीं आई? यस सर. सर जी बताइए. सर इसका डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? हाँ सर, डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यार z बड़ा हो रहा है तो e कम हो रहा है. सर इसलिए नहीं होगा कि उसमें जो घटने का जो रेट है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखा दिया है. वो बात सही नहीं है, वो बात सही नहीं है. इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाना अप्रोप्रिएट नहीं है.
तो बात समझ में आई? सर E is inversely proportional to 1 by z square है, तो उसका ग्राफ तो ये बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ई आप देखिए हम कह क्या रहे हैं और आप इंटरप्रेट कैसे करते हो। देखिए दिस कॉल्स फॉर अ डिस्कशन। बिल्कुल नॉर्मल टर्म में सोचिए सर, ई वर्सेस जेड स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है सर। ये देखिए यस हमारा फॉर्मूला ये है सर, उन्होंने कहा है एन को तो कांस्टेंट ले लो, कीपिंग एन कांस्टेंट। तो अब जब कांस्टेंट लेना है तो मैं जरा झंझट खत्म करने के लिए एन को 1 ले लूं सर, बताइए मैं 1 ले लूं एन को? यस सर। कांस्टेंट लेना था तो मैं लेके झंझट खत्म कर देना चाहता हूँ, तो 1 ले लिया मैंने कांस्टेंट। अब यानी एनर्जी का सर क्या फॉर्मूला हो गया बताइए? -13.6 z square। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सर मैं मान ले रहा हूँ y, और पूरे z स्क्वायर को क्या मान ले रहा हूँ सर? x। x। तो अब ये सर ये ग्राफ कैसा हो गया सर? y is equals to minus mx। y इज इक्वल टू माइनस mx। ये कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप भाई नॉर्मल हल्की फुल्की फिजिक्स के बेसिस से भी आपको ये पता लगाया जा सकता है कि y इज इक्वल टू माइनस mx। ठीक, y इज इक्वल टू माइनस mx का एक ग्राफ तो हम सर ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो है वो यहाँ पर जो स्लोप जो है वो थीटा 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये Yes, इसको sir. मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अब आप ये कह रही हैं कि y इज इक्वल टू माइनस mx का ग्राफ ऐसे बना दो, y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, और ऐसे बना दो, ये वाला बना दो। अब आप बताइए कहां तक ये ऐसे ग्राफ बनाना सही होगा? स्लोप इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक नहीं, जो है वो क्या कहते हैं कि स्लोप की ही बात नहीं है, ये वाला ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए बनता है ना। और यहाँ तो हमारी इक्वेशन कैसी है? कैसी इक्वेशन है बताइए? Straight line. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, तो फिर आप ये वाला ग्राफ तो नहीं बना सकते, क्योंकि वेरिएशन ऐसा है ही नहीं, वेरिएशन लीनियर है। तो उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार वेरिएशन तो लीनियर है, Yes, sir. वेरिएशन तो लीनियर है, उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ बात आई समझ में या नहीं? यस सर, आगे समझ में। चलिए 27 तो और कौन सा पूछा हुआ है? 28। 28. 28 भी पूछा हुआ है। चलिए भाई देखते हैं। चलिए वेलोसिटी, ये देखिए अगर ये टर्म था जो कि लोगों को ध्यान में हो, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 ये टर्म था। Yes, sir. Yes, तो sir. अब वेलोसिटी फिर किसके बराबर हो जाएगी? nh अपॉन 2 ये हो जाएगी। तो अब वेलोसिटी का यही टर्म हो गया यार, nh अपॉन 2 बट उन्होंने एक काम किया कि यार n जो भी ऑप्शन है उनमें जो है वो क्या कहते हैं कि n को कहीं रखा ही नहीं है। R be the radius of hydrogen atom in which the electron is revolving। तो अब ये भी देखिए,
सर हाँ हाँ सर सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करा के कर सकते हैं। वही देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि ऐसे कर लो, mv² अपॉन r इज इक्वल टू kz e² अपॉन 2r। तो यहां से, और k की जगह आप क्या लिखिए, k की जगह क्या लिखिए? सर अपॉन r² आएगा सर, 2r क्यों आएगा? सॉरी सर आर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि एनर्जी नहीं, हम तो फोर्स के इक्वेट कर रहे हैं, kz Yes, sir. e² अपॉन 2r, and in place of k you write this 1/4 pi epsilon naught, तो आपको आंसर आ जाएगा। यस सर। सर पर हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, पर यहाँ पे तो मास इंक्लूड हो गया। मैम अभी जो है वो क्या कहते हैं कि वेलोसिटी का आप टर्म तो देखिए ना, या अभी तो जो है वो क्या कहते हैं कि आपने एक्सप्रेशन पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, इसलिए मैम आप ऐसी बात बोल रही हैं, इसलिए आप ऐसी बात बोल रही हैं। अभी तो आपने टर्म पूरा एक्सप्लोर किया ही नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैम ये आया है हमारे पास में mv² अपॉन r इज इक्वल टू kz e² अपॉन r², यानी कि mv² फिर किसके बराबर है? ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, यानी कि v² किसके बराबर है? ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अब जो आपका ऑब्जेक्शन है वो देखिए, वो यहीं पे ही नलीफाई हो जाएगा। वैसे तो हम, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन में के जो होता है कूलम्स कांस्टेंट, वो ये होता है 1/4 pi epsilon naught। तो अब वो देखिए क्या हो गया, ze² अपॉन 4 pi epsilon naught mr। अच्छा, अब उन्होंने सवाल में हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 1। यानी अब वो v² क्या हो गया, e² अपॉन 4 pi epsilon naught mr, यानी कि v कितना हो गया, e अपॉन 4 pi epsilon naught mr का अंडर रूट। ये आंसर हो गया। अब भाई ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, ए ऑप्शन। तो वो तो अभी आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि लो भाई लो, सर आप तो कह रहे थे कि वो सर रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास के, मगर यहाँ तो डिपेंडेंसी दिख रही है, यहाँ तो डिपेंडेंसी मुझे नजर आ रही है। ये वो देखो, ये मास पे डिपेंडेंसी है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। ये देखिए मैम, रेडियस का क्या टर्म होता है? बताइए, रेडियस का क्या टर्म होता है? हाँ सर, अब कैंसिल हो जाएगा, आ गया सर समझ में। ठीक है, यस सर। अब ये 28 तो हो गया। अब इधर बताइए भाई, इनमें कोई डाउट है? नो सर। 29, 30, 31, 32। नो सर, नो डाउट। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा डिस्कशन और होना है। लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।